अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने लास्ट क्लास जो है वो अपनी कोर्स आउटलाइन को डिस्कस किया था। ये जो हम कॉस्ट और मैनेजरियल अकाउंटिंग के लिए हम कौन सी बुक्स को फॉलो करेंगे, इसमें जो मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसके अंदर भी मैंने बताया था कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए या मैनेजरियल अकाउंटिंग के लिए 3 बुक्स जो हैं हम नॉर्मली उनको फॉलो करते हैं। वो 3 बुक्स कौन कौन सी हैं? पहली बुक जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल मैट यूजरे की बुक है। इसके हम न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। दूसरी बहुत फेमस बुक है सेमेस्टर सिस्टम्स के बच्चों के लिए और जो मास्टर्स लेवल के एनुअल सिस्टम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गैरिसन नोरीन की बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर टीचर्स इसको पढ़ाते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट्स को, इसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और बीकॉम लेवल पे जो बच्चे जो हैं कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ते हैं उनके लिए हम प्रोफेसर सुहेल अफजल और डॉक्टर ज़फ़र अहमद की बुक कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करेंगे। अच्छा, इन तमाम बुक से हम न्यूमेरिकल्स को लेंगे, कॉन्सेप्ट्स को लेंगे और हम एक एक चैप्टर के ऊपर डिटेल्ड इन तीनों बुक से डिस्कस करके जो है वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और डिटेल लर्निंग आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो अभी आज के पहली जो है कॉन्सेप्ट उसका आगाज़ करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। मैंने सोचा कि हमने जब आगे जाना है कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग पे, तो हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है, यानी हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मौजूदगी में कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहली बात तो यह जी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन वालों के लिए होती है, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए होती है। इसको आपके सप्लायर्स भी देखेंगे, इसको आपके बायर्स भी देखेंगे, इसको आपके शेयर होल्डर्स भी देखेंगे, इसको आपके क्रेडिटर्स भी देखेंगे, इसको आपके डेटर्स भी देखेंगे, इसको आपकी गवर्नमेंट भी देखेगी, इसको जनरल पब्लिक भी देख सकती है। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है ये सिर्फ इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है। तो ये प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इसका ताल्लुक पास्ट की एक्टिविटी से होता है। पास्ट को हम समराइज्ड फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट कर देते हैं, जबकि कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग का जो ताल्लुक है वो फ्यूचर एक्टिविटीज़ के साथ होता है। ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्जेक्टिविटी, वेरीफाइबिलिटी, आपने परचेज रिकॉर्ड करनी है तो आपके लिए इनवॉइस का होना ज़रूरी है, तो तभी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिविटी और वेरीफाइबिलिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं भी इस कॉस्ट को रिकॉर्ड करना रेलिवेंट है या नहीं है। अच्छा जी, प्रोडक्ट के ऊपर मटेरियल लगा, अब उसकी आपको ऑब्जेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। इफ़ इट इज़ रेलिवेंट तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, आप उसको लिखेंगे। तो ये इसका ज़्यादा एम्फोसाइज़ जो होता है वो रेलिवेंस के ऊपर होता है, उसका एम्फोसाइज़ जो है वो ऑब्जेक्टिविटी और वेरीफाइबिलिटी पे होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक समराइज्ड फॉर्म होती है और कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है वो, चाहे आप डिपार्टमेंट्स के लिए कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो या इवन एक प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग में। इसकी एग्जांपल आप यहाँ से समझ लेना। देखें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग करते हैं जी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, अब उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जिसमें हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो बस एक डिजिट लिख दिया, एक अमाउंट लिख दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, यहाँ पे हमारी पूरी कॉस्ट शीट बनेगी जिसमें हम मटेरियल से शुरू होंगे, लेबर ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, उसमें हम सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, तब जाके हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी। तो पता चला कि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितनी समराइज्ड फॉर्म में डाटा को यूज़ कर रही है और कॉस्ट अकाउंटिंग उसके पीछे की पूरी वर्किंग को कर रही है। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है इसमें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्योंकि एक्सटर्नल आपके स्टेक होल्डर्स के लिए होती है तो उसको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक होना ज़रूरी है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग आपके इंटरनल यूज़ के लिए है, आपकी प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए है। तो अगर आप उसमें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं भी कर रहे तो कोई इशू नहीं है, बल्कि उसके लिए तो कोई जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो मौजूद होते ही नहीं हैं, वो तो आउटसाइड रिपोर्टिंग के लिए मौजूद होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंडेटरी है, कॉस्ट अकाउंटिंग मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। नो,
इट इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट बट नॉट मैंडेटरी। तो मैंडेटरी किसी चीज़ का ना होना उसकी इम्पोर्टेंस को कम नहीं करता। अगर आपकी एक फैक्ट्री है और आप मैन्युफैक्चरिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग के बगैर चल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल रिपोर्टिंग से लिंक नहीं होती, इसलिए हम ये कह देते हैं कि ये मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज़ हाईली इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब अभी आगे जाके हमने ना कॉस्ट की टाइप्स को डिस्कस करना है, ठीक है। तो कॉस्ट की टाइप्स में हम कुछ अल्फाज को बार बार बोलेंगे। कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट पूल्स हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। इनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स की अभी आपको फ़ौरन समझ शायद ना भी आए, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने बताया ना कि हम बेसिक से चलेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो अगर किसी चीज़ की आपको फ़िलहाल समझ नहीं आ रही, तो आप लोग चैनल के साथ अटैच रहें। हम इसकी वीडियोस जो हम इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि आहिस्ता 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 वो चीज़ें इतनी दफ़ा डिस्कस होंगी कि ये सारी चीज़ें ना सिर्फ आपको कंसेप्चुअली समझ आ जाएंगी, बल्कि आपको रट जाएंगी। ठीक हो गया। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत सादा सी बात है। मेरे सामने एक टेबल लैंप पड़ा है, मैं इसकी कॉस्ट फाइंड करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। ये लैपटॉप है, मैं इसकी कॉस्ट फाइंड करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। मेरा एक कटिंग डिपार्टमेंट है, मैं उस डिपार्टमेंट के लिए कॉस्ट फाइंड करना चाहता हूँ, तो वो कटिंग डिपार्टमेंट मेरी कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। यानी कोई भी ऐसी चीज़, वो प्रोडक्ट हो, वो डिपार्टमेंट हो, वो कोई सर्विस हो, जिसको आप कोई कॉस्ट असाइन करते हैं या जिसकी आप कॉस्ट फाइंड करना चाहते हैं, तो वो हमारा क्या होगा? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब याद रखें, जब हम कॉस्ट फाइंड कर रहे होते हैं तो हर चीज़ की कॉस्ट जो है वो हम बहुत इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमें सम टाइम्स कुछ कॉस्ट किसी और कॉस्ट के रिलेशन में डिफाइन करना पड़ती हैं। यानी सम टाइम्स हमें फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट लेबर की परसेंटेज में डिफाइन करना पड़ता है। हम कहते हैं जी जितनी लेबर होगी उसका 200% हम फैक्ट्री ओवरहेड कंसिडर करेंगे। अब ये थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, अभी आपको शायद ना भी समझ आए तो कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। हम इन्हें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनानी है। अभी तो ये हमारा पहला चैप्टर का बिल्कुल आगाज़ है। तो जिस चीज़ को हम बेस बना के किसी दूसरी चीज़ की कॉस्ट फाइंड करते हैं, उसे हम कहते हैं, ये हमारा क्या है? कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है। अच्छा, अब बात सुने। देखें, आप जब भी कोई रिसोर्स यूज़ करते हैं, चाहे वो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या आप लेबर को यूज़ कर रहे हैं, आप एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, आप कोल को यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी कोई कॉस्ट तो लगेगी ना। अच्छा, उस कॉस्ट को हम सम टाइम्स डायरेक्टली भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट को असाइन कर देते हैं, सब सम टाइम्स वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए थ्रू कॉस्ट पूल्स गुजरती है। कॉस्ट पूल्स क्या होते हैं? देखें, मेरे एक गारमेंट की फैक्ट्री है, ठीक है। अच्छा, उसमें 3 डिपार्टमेंट काम करते हैं। एक कटिंग का डिपार्टमेंट है, एक स्टिचिंग का डिपार्टमेंट है और एक पैकिंग का डिपार्टमेंट है। सही है। अच्छा, अब जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गई? हमारी शर्ट्स। हमारी शर्ट्स जो हैं ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गई, और जो कटिंग डिपार्टमेंट है ये हमारा कॉस्ट पूल हो गया। यानी कॉस्ट पूल भी बजाते खुद एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट ही है। यानी मैं कटिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट फाइंड करना चाहता हूँ, तो ये मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन एक्चुअली इस कॉस्ट को मैंने आगे असाइन करना है टुवर्ड्स माय फाइनल शर्ट्स, जो मेरी स्टिच्ड शर्ट्स होंगी उनको। तो इसे मैं क्या कहूँगा कि ये हमारे कॉस्ट पूल्स हैं। कटिंग डिपार्टमेंट हमारा एक कॉस्ट पूल है, स्टिचिंग डिपार्टमेंट हमारा एक कॉस्ट पूल है, पैकिंग डिपार्टमेंट हमारा एक कॉस्ट पूल है। तो ये जो सारे कॉस्ट पूल्स हैं, ये अल्टीमेटली इन कॉस्ट पूल्स की जो कॉस्ट हैं ये किसको असाइन हो जाती हैं? ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाती हैं, सॉरी। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद कॉस्ट क्लासिफिकेशंस के ऊपर जाते हैं, और अभी हम इस वीडियो को कॉस्ट क्लासिफिकेशंस को समझ लेने के बाद इस वीडियो को हम एंड कर देंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगली टाइप्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, कॉस्ट क्लासिफिकेशन से पहले ये ज़रूरी है, कॉस्ट को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी का क्या मतलब है? मेरे सामने एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर लकड़ी लगी हुई है, ट्रेसेबल है ना। तो ट्रेसेबल अगर होगा तो ये क्या होगा? ये मेरा होगा डायरेक्ट कॉस्ट। ये जो मटेरियल है ये क्या है? ये मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है।
अच्छा, इसको बनाने वाले मजदूर ने 200 रुपये, सपोज 200 रुपये फी टेबल लिया, ट्रेसेबल है। उसने 4 मेज़ें बनाई तो उसने 800 रुपया लिया, उसने 5 मेज़ें बनाई तो उसने 1000 रुपया लिया। तो पर प्रोडक्ट मेरी वो लेबर कॉस्ट भी ट्रेसेबल है। अच्छा, इसके ऊपर एक मोनोग्राम लगा हुआ है, अदर एक्सपेंसेस में ट्रेसेबल है, सपोज एक मोनोग्राम का खर्चा आता है 50 रुपये, तो ये भी एक प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेसेबल है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरी डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर वो ट्रेसेबल नहीं है तो हम उसे क्या कहते हैं, ये हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल, जब हम इसको बना रहे थे तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई, इस एग्जैक्टली इसके ऊपर, यानी वो जो रोशनी ऊपर बल्ब दे रहा था जिसके नीचे वो मजदूर बैठ के काम कर रहा था और इस टेबल को बना रहा था, वो रोशनी इस टेबल के अंदर कितनी यूज़ हुई, आई डोंट नो एंड आई इवन कांट ट्रेस इट। ठीक है ना। अच्छा चलें इसको आप ये देखें, वो जो एक बाहर हमारे चौकीदार खड़ा था हिफाजत के लिए या मतलब किसी मकसद के लिए, या हमारा मैनेजर था, उस मैनेजर को कितनी सैलरी मिली वो हम पर प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे, मैं इस टेबल को देख के तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि जहाँ ये टेबल बना है उस फैक्ट्री में पता नहीं कोई मैनेजर था भी सही कि नहीं था। अच्छा, लकड़ी लगी है ये मुझे पता है, वेजेस लगी होंगी पर टेबल जो है वो भी हमें पता चल सकता है, लेकिन मैनेजर की सैलरी, फ्यूल का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, इसको तो हम नहीं असाइन कर सकते ना, इसको हम ट्रेस नहीं कर सकते। तो इस तरह की कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, ये हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। और ये सारी चीज़ें अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, हम बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आपको बात समझ आई ना, मटेरियल डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक। लेबर डायरेक्ट भी हो सकती है, और जैसे मैंने सुपरवाइज़र या बाहर खड़े गार्ड की एग्जांपल दी, तो लेबर इनडायरेक्ट भी हो सकती है। इस तरह अदर एक्सपेंसेस, जैसे मोनोग्राम की मैंने आपको एग्जांपल दी, ये डायरेक्ट भी अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल दी, ये इनडायरेक्ट था। तो डायरेक्ट कॉस्ट हो या इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, हम इसको मज़ीद हर एक कॉस्ट को तीन तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। उसी तरह से हमारे पास ये जो इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल भी होगा, इनडायरेक्ट लेबर भी होगी और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस भी होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से अगला चैप्टर जो है, मतलब अगला चैप्टर सॉरी कह रहा हूँ, अगला कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। बल्कि हम इसको अलग अलग डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनको कंपेयर करेंगे, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, इनको कंपेयर करेंगे, और अदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट के ऊपर हम मूव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकॉन को प्रेस करें, इसकी वीडियोस को अगर आपको पसंद आती हैं, आपके काम की हैं, तो आप इसको लाइक करें। आपके ऐसा करने से हमें हौसला मिलेगा और हम मज़ीद अच्छे से अच्छा और क्वालिटी वर्क आपके लिए प्रोड्यूस कर करके लाते रहेंगे। ठीक है। अभी हम इसके थ्योरेटिकल पोर्शंस के ऊपर जा रहे हैं, सारी कॉस्ट को डिस्कस करने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस के ऊपर भी जाएंगे, लेकिन हमें लाइक और सब्सक्राइब जो है ये आपने मस्ट करना है। थैंक यू सो मच।